राघव और सीमा इस बार अधिक सावधानी से काम कर रहे थे। 1 घंटे की यात्रा के बाद उनका सामना एक विशाल तेंदुए से हुआ। जब उसने उन्हें देखा तो वह तेजी से चला, एक प्रेत की तरह तुरंत उनके सामने आ गया। क्या गति है! राघव चौंक गया। उन्होंने इस तेंदुए को 100 मील दूर देखा था, लेकिन पलक झपकते ही यह उनके सामने प्रकट हुआ। अपने पंजे से नीचे की ओर झपट रहा था। सीमा चिल्लाई, राघव, यह फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड है, इसे रोको और मैं इसे गुलाम चिन्ह से बांध दूंगी। वो हवा में उड़ गई, धीरे धीरे हस्त मुद्राएं बना रही थी। उसके सामने धीरे धीरे एक रुने बनने लगा। राघव जानता था कि 9वें रैंक के जादुई जानवर के खिलाफ प्रभावी गुलाम चिन्ह बनाने में सीमा को एक निश्चित समय लगेगा। धमाका! राघव के नीचे की जमीन फट गई क्योंकि उसने फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड के पंजे को अपनी मुट्ठी से रोका। शक्ति के मामले में यह राघव का मुकाबला नहीं था। अचानक उसने अपना मुंह खोला और विशाल हवा के ब्लेड उनकी ओर भेद गए। उनमें से हर एक दर्जनों मीटर लंबा था, विशाल हंसिया जैसा। राघव ने जल्दी से दूर गोली मार दी। उसके चारों ओर गरज गड़गड़ा रही थी। हवा के ब्लेड बस बाल बाल उसे चूक गए। उन्होंने आसानी से जमीन को चीर दिया, अपने रास्ते में किसी भी पेड़ या बोल्डर को धूल में बदल दिया। जिस बात से राघव चौंक गया वह यह थी कि उसके हवा के ब्लेड अत्यधिक संघनीकृत थे। सैकड़ों मील लंबी विशाल घाटियां दिखाई दी और वे अंत तक एक ही चौड़ाई की थी। आमतौर पर इस तरह का हवा का हमला अंत की ओर निश्चित रूप से बिखरना शुरू कर देगा। एक बार जब हवा की ऊर्जा शरीर को छोड़ देती है तो उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह देखकर कि फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड का हमला इतनी लंबी और सीधी रेखा बना सकता था, राघव ने अपने होठों को थपथपाया। अगर उसे मारा जाता तो वो निश्चित रूप से पीड़ित होता। उसे एक बार फिर अपना मुंह खोलते हुए देखकर राघव के शरीर के चारों ओर एक प्रकाश चमका और वह सीधे उसके सामने प्रकट हुआ। उसके जबड़े में एक लात मारी। फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड को हवा में ऊंचा मारा गया। राघव ने उसकी पूंछ पकड़ी। बस ये पूंछ एक घर से मोटी थी और उसे पकड़ना मुश्किल लगा। राघव के हाथों से बिजली की चेनें बढ़ी, पूंछ को बांध दिया। एक उग्र दहाड़ के साथ उसने तेंदुए को जमीन पर दे मारा। धमाका! जमीन पर एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। लेकिन फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड की त्वचा मोटी थी और यह बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था। राघव को शीन से निपटने की इच्छा हुई, लेकिन यह सीमा का पालतू जानवर होना था। अगर उसने उसकी सारी त्वचा और फर को जला दिया तो सीमा खुश नहीं होगी। यह देखकर कि वह एक और हमला करना चाहता था, राघव ने निशब्द किया। उसके 108,000 मूल रुने हिल गए क्योंकि उसने उसे एक क्रूर झटका देने की तैयारी की। लेकिन अचानक फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड ने एक उग्र दहाड़ निकाली और जमीन पर गिर गया, किसी चीज के खिलाफ पागलपन से संघर्ष कर रहा था। तभी राघव ने उसके सिर पर एक रुने को चमकते हुए देखा। फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड ने पागलपन से संघर्ष किया और यह बार बार जमीन पर लुढ़का जमीन को पंजे मार रहा था। सीमा के माथे पर भी एक रुने चमक रहा था क्योंकि उसने अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में रखा था। वो रुने फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड के सिर पर रुने के समान था। राघव जानता था कि वो गुलाम चिन्ह लगा रही थी, लेकिन सीमा केवल फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में थी। कारण के अनुसार उसे केवल 8वें रैंक के जादुई जानवरों को वश में करने में सक्षम होना चाहिए। उसके अब रैंक 6 सेलेस्टियल होने के बावजूद 9वें रैंक के जादुई जानवर को वश में करना इतना आसान नहीं था। अचानक फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड ने सीमा की ओर गोली मार दी, लेकिन इसे राघव ने लात मारकर दूर कर दिया और फिर यह संघर्ष करता रहा। तभी राघव को एहसास हुआ कि सीमा उसी समय जब वह फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दबा रही थी, उसे अपने ही माथे पर रुने के साथ समान आध्यात्मिक आवृत्ति बनाए रखनी पड़ी। लेकिन फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड बहुत मजबूत था और गुलाम होने को तैयार नहीं था। जब सीमा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बस थोड़ा सा आराम दिया तो उसने तुरंत जवाबी हमला किया। आह, मैं ये कैसे भूल गया! राघव ने अचानक अपना सिर थपथपाया। उसकी ब्लड ऊर्जा अचानक फूट पड़ी और अपना दबाव जारी किया। राघव अपने ड्रैगन रक्त को सक्रिय कर रहा था। एक बार जब वह ब्लड लाइन दबाव प्रकट हुआ
तो फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड तुरंत गतिहीन हो गया। सीमा का गुलाम चिन्ह तुरंत पूरी तरह से ब्रांडेड हो गया। सीमा खुश थी। हमने कर दिखाया राघव, क्षमा करें, मैं बहुत बेवकूफ हूं। मैं भूल गया कि मेरे पास सच्चा ड्रैगन रक्त है। एक बार सक्रिय होने पर ये जादुई जानवर विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब हम अगले उपयुक्त 9वें रैंक के जादुई जानवर के सामने आएंगे तो तुम पहले गुलाम चिन्ह लगाना और फिर मैं अपना दबाव जारी करूंगा। इस तरह वे भागेंगे नहीं, राघव ने कहा। सीमा ने सिर हिलाया और फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड पर कूद गई। यह कुछ बार झटका, लेकिन इसने सीमा को उस पर बैठने की अनुमति दी। राघव, तुम भी ऊपर आ जाओ। हम इसका उपयोग अन्य 9वें रैंक के जादुई जानवरों को लुभाने के लिए करेंगे। राघव भी उसकी पीठ पर कूद गया। सीमा ने फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड को निर्देशित किया। यह अविश्वसनीय रूप से तेज था, जिससे सीमा खुश हो गई। उसकी सहायता से उन्होंने जल्दी ही एक और 9वें रैंक का जादुई जानवर ब्लड प्यूपिल व्हाइट टाइगर प्राप्त कर लिया। अब सीमा के पास 2 9वें रैंक के जादुई जानवर थे। सीमा ने राघव को बताया कि उसकी वर्तमान आत्मा ऊर्जा के साथ वो 21 शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थानों को बनाए रख सकती थी। दूसरे शब्दों में, वो 21 9वें रैंक के जादुई जानवरों को नियंत्रित कर सकती थी। इससे राघव पूरी तरह से खुश हो गया। 21 9वें रैंक के जादुई जानवर, यदि उनका किसी दुश्मन से सामना होता है तो वे सीधे उन्हें संख्या से कुचल सकते थे। राघव ने शरारत से हंसा। है तो चलो 21 9वें रैंक के जादुई जानवर प्राप्त करते हैं और फिर तुम ड्रैगन ब्लड लीजन का नंबर एक तुरुक का पत्ता बन जाओगी। राघव और सीमा ने 9वें रैंक के जादुई जानवरों की तलाश जारी रखी। सीमा और राघव शिकार करना जारी रखते हैं। उनके दल में 9वें रैंक के मैजिकल बीस्ट की संख्या तेजी से बढ़ी और ये केवल आसान होता गया। दर्जनों 9वें रैंक के मैजिकल बीस्ट से एक को घेर लेने पर उसके भागने की कोई जगह नहीं बचती थी। जब वो अचानक अपने चारों ओर प्रकट हुए मैजिकल बीस्ट से स्तब्ध होता तो सीमा का स्लेव मार्क आकाश से नीचे उतरता। जब वह संघर्ष करना शुरू करता तो राघव का रक्तरेखा दबाव फूट पड़ता, जिससे वो इतना भयभीत हो जाता कि खुद को गीला कर लेता। 2 दिनों में सीमा ने 50 से अधिक 9वें रैंक के मैजिकल बीस्ट प्राप्त किए। उनमें से केवल 3 उड़ने वाले मैजिकल बीस्ट थे और बाकी जमीन पर रहने वाले मैजिकल बीस्ट थे। उनमें से 7 देर से 9वें रैंक पर पहुंच चुके थे। अगर राघव का रक्तरेखा दबाव नहीं होता तो सीमा के लिए इतने शक्तिशाली मैजिकल बीस्ट को वश में करना संभव नहीं होता। वास्तव में रक्तरेखा दबाव के साथ भी उन्होंने इतना जोरदार विरोध किया था कि उसके नए पालतू जानवरों में से एक लड़ाई में लगभग मारा गया था। लेकिन पहले को वश में करने के बाद अगला आसान हो गया। अब सीमा की पालतू जानवरों की सेना यहां बेकाबू होकर दौड़ सकती थी। हालांकि 2 दिनों के बाद सीमा की आत्मा की ऊर्जा समाप्त हो गई थी। राघव ने उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा, क्योंकि पूरी ताकत लगाने का कोई कारण नहीं था। इस आराम की अवधि का लाभ उठाते हुए राघव और सीमा एक एजियोस्केल बारबेरियन एलिफेंट पर सवार हुए। वो वर्तमान में उसका सबसे मजबूत पालतू जानवर था और वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एजियोस्केल बारबेरियन एलिफेंट देर से 9वें रैंक का मैजिकल बीस्ट था। अपनी नीली पपड़ियों और लंबे दांतों के साथ ये पहाड़ों को आसानी से कुचल सकता था। उसे वश में करने के लिए राघव को अपने ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर के साथ उससे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब जब वे उस पर सवार थे तो वे आसानी से अन्य मैजिकल बीस्ट के क्षेत्रों को रौंदते हुए चले गए। वे मैजिकल बीस्ट से इसे महसूस करते ही दूर भाग जाते थे। जिस समय सीमा पालतू जानवर इकट्ठा कर रही थी, उसी समय राघव ने भी दर्जनों शव प्राप्त किए। कुछ चट्टानी सांप, पपड़ीदार मगरमच्छ, जहरीले कन खजूरे आदि थे। वे कुछ बेहद बदसूरत मैजिकल बीस्ट थे। वे शक्तिशाली हो सकते थे, लेकिन सीमा ने फैसला किया कि वह उन्हें नहीं चाहती, इसलिए उन्हें प्राइमल कैओस स्पेस में फेंक दिया गया। आयरन स्प्रूस ओक्स पहले ही 9000 मीटर तक बढ़ चुके थे। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सीमा 12000 मीटर होगी, लेकिन जीवन ऊर्जा की मात्रा जो वे उन्हें दे सकते थे, उससे वो पहले ही बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे। तुम क्या सोच रहे हो, राघव? सीमा ने उसे चारों ओर देखते हुए देखकर पूछा, यहां तक कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी दूर तक फैली हुई थी।
राघव ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि क्या मुझे 10वें रैंक का मैजिकल बीस्ट मिल सकता है। सीमा चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? भले ही 10वें रैंक का मैजिकल बीस्ट विरोध न करे, मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मेरे लिए उस पर स्लेव मार्क लगाना असंभव है। यह सोच बहुत पागलपन भरी और बिल्कुल असंभव थी। मैं ये नहीं सोच रहा था कि तुम 10वें रैंक के मैजिकल बीस्ट पर स्लेव मार्क लगाओ, लेकिन अगर हम उसके किसी बच्चे से टकराते हैं तो हम एक चुरा सकते हैं। ही राघव एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसकी ओर कुछ बार अपनी भौहें उठाई। सीमा ने चिंतित होकर कहा, यह बहुत खतरनाक है। राघव ने कहा, खतरे में ही धन है, और मैं तो बस इसे आजमाने की सोच रहा था। यह कहना मुश्किल है कि क्या हम 10वें रैंक के मैजिकल बीस्ट का सामना भी कर पाएंगे। सीमा ने कहा, क्या बकवास है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नेहा की तरह आसानी से बेवकूफ बन जाती हूं? तथ्य यह है कि हम इस क्षेत्र में किसी भी मैजिकल बीस्ट को महसूस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम पहले ही 10वें रैंक के मैजिकल बीस्ट के बड़े क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। राघव भूल गए थे कि सीमा एक बीस्ट टेमर थी। वह किसी और की तुलना में मैजिकल बीस्ट के गुणों के बारे में अधिक स्पष्ट थी। राघव ने कहा, हम तो बस देख रहे हैं, बस देख रहे हैं। नीरज ने लाचारी से आह भरी। राघव की जिज्ञासा बहुत मजबूत थी और वह जिन चीजों का फैसला कर चुके होते थे उनसे कभी पीछे नहीं हटते थे। वो केवल उसे अपनी मनमानी करने दे सकती थी। मुझे वह दिख रहा है। सीमा और राघव ने चोरों की तरह सावधानी से अपनी आभा को वापस ले लिया। एक बड़े पहाड़ से नीचे देखते हुए उन्होंने एक विशाल झील देखी। इस विशाल झील के केंद्र में अनगिनत सूखे पेड़ों से बना एक पक्षी का घोंसला था। दूर से देखने पर यह अपने आप में एक द्वीप जैसा था। सीमा ने विस्मय से कहा, हे भगवान, सच में अंडे हैं। वो घोंसले में घर के आकार के 2 अंडे देख सकती थी। ये किस्मत स्वर्ग को धता बताने वाली है। राघव खुद से बुदबुदाए कि यह केवल इसलिए था क्योंकि वो उसके साथ थे। अगर वह अकेले होते तो अंडे मिलना तो दूर, उन्हें एक भी बाल या पंख नहीं मिलता। उन्होंने पाया कि उनकी बुरी किस्मत छलक रही थी, लेकिन यह दूसरों को प्रभावित नहीं करती थी। अगर वह किसी और को अपने साथ लाते तो उनकी किस्मत इतनी बुरी नहीं होती। हमें क्या करना चाहिए? वे पूरी तरह से खुले में हैं। हमारे पास छिपकर वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा मैजिकल बीस्ट्स अपने 2 अंडों को इस तरह खुले में नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि माता पिता जल्दी ही वापस आने वाले हैं, और अगर हम उनसे टकराते हैं। सीमा चिंतित थी। इस क्षेत्र के आसपास किसी भी 9वें रैंक के मैजिकल बीस्ट ने घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं की थी। इसका मतलब था कि इस जगह का मालिक 10वें रैंक का मैजिकल बीस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर वे 10वें रैंक के मैजिकल बीस्ट के 2 अंडे प्राप्त कर सकते हैं और फिर उन्हें से सकते हैं, यहां तक कि सीमा जैसी शांत व्यक्ति को भी अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हुई। चलो जोखिम लेते हैं। हम दौड़कर जाएंगे, उन्हें पकड़ेंगे और भाग जाएंगे। राघव किसी योजना के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। एकमात्र काम जुआ खेलना था। किसी भी स्थिति में सीमा यहां थी, इसलिए उनकी बुरी किस्मत को कुछ नहीं करना चाहिए। यह सब सीमा की किस्मत पर निर्भर था। वे घोंसले की ओर भागे। राघव ने अपनी सावधानी को अधिकतम तक बढ़ा दिया था और वह किसी भी क्षण ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर को बुलाने के लिए तैयार थे। यहां तक कि उन्होंने भी 10वें रैंक के मैजिकल बीस्ट को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। जिस बात से वे दोनों हैरान थे वो ये थी कि उन्हें घोंसले तक पहुंचने पर भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ। केवल एक बार जब वे अंडों के सामने थे तभी उन्हें कुछ चौंकाने वाला महसूस हुआ। वे अंडों में से एक के सामने खड़े थे। अजीबोगरीब रंग जो शक्तिशाली दबाव उत्सर्जित कर रहे थे, वे खोल को ढके हुए थे और सिर्फ उसके पास खड़े होने से उन्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा था। राघव ने कहा, सीमा, जल्दी करो, उन्हें ले लो। यह उनका मूल्यांकन करने का समय नहीं था। सीमा ने घबराकर कहा, मैं उन्हें अपने आध्यात्मिक स्थान में नहीं खींच सकती। वो हाथ के संकेत बना रही थी, लेकिन अंडे हिल नहीं रहे थे। इन अंडों का अपना जीवन था और उन्हें एक स्पेशल रिंग में नहीं रखा जा सकता था। उन्हें एक आध्यात्मिक स्थान में रखना होता था। राघव ने भी कोशिश की और पाया कि वह उन्हें अपने आध्यात्मिक स्थान में नहीं खींच सकते। प्राइमल कैओस स्पेस का उपयोग करने के बारे में उन्होंने इसे आजमाने की हिम्मत नहीं की।
क्या होगा अगर वे अंदर चले गए और फिर प्राइमल कैओस बीड ने उन्हें सीधे मार डाला? ये एक पूर्ण बर्बादी होगी। सीमा ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? राघव भी हक्का बक्का रह गए। उड़ान भरते समय उन्हें ले जाने का कोई तरीका नहीं था। वे विशाल थे और यह बहुत स्पष्ट होगा। कौन जानता है? सीमा ने खाली नजर से राघव की ओर देखा। अचानक राघव ने भी सदमे से उसकी ओर देखा। ये किसने कहा? सीमा और राघव के बाल खड़े हो गए। वह आवाज उन दोनों में से किसी की नहीं थी। मैंने। राघव और सीमा अकड़ गए और फिर धीरे धीरे पीछे मुड़े। उन्होंने एक सूखे पेड़ की शाखा पर एक मुट्ठी के आकार का छोटा पक्षी देखा जो उन्हें देख रहा था। यह छोटा था, लेकिन यह एक दिव्य घोड़े जैसा एहसास दे रहा था। इसकी पूंछ में बहुरंगी पंख थे जो बहुत सुंदर थे, लेकिन इसमें से कोई दबाव नहीं आ रहा था। नहीं, उन्होंने इसकी आभा महसूस की। एक बात करने वाला पक्षी। वाह, यह डरावना था। अरे, क्या तुम जानते हो कि हम इन अंडों को कैसे ले जा सकते हैं? अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट दूंगा। राघव ने कुछ 8वें स्तर की औषधीय सामग्री वाले फल निकाले। वे ऐसी चीजें थी जिन्हें सभी पक्षी खाना पसंद करते थे। सीमा ने अपनी आंखों में दहशत के साथ उस सुंदर छोटे पक्षी की ओर देखा। राघव, ये ठीक है, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर ये हमेशा यही रहा है तो इसे कुछ रहस्य पता होने चाहिए। राघव ने उस दहशत को देखने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने पक्षी को फल सौंप दिया क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से उन सिद्धांतों को देखा था कि पैसा भूतों से भी काम करवा सकता है। छोटे पक्षी ने राघव के हाथों में फल को देखा भी नहीं। उसने राघव को घूरा, एक शब्द भी नहीं बोला। ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम हैसियत वाले साथी हो। यह बहुत कम है, तो 1000 कैसा रहेगा? 2000? राघव मोलभाव करने के बीच में थे, इसलिए उन्होंने ये नहीं देखा कि सीमा कागज की तरह पीली पड़ गई थी। उसने उसे पकड़ा और तुरंत उनके और पक्षी के बीच कुछ दूरी खींच ली। सीमा की आवाज अनैच्छिक रूप से कांप उठी। ये एक पौराणिक क्लाउड चेजिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो है क्या? राघव ने पीछे मुड़कर देखा। उनके हाथों में फल जमीन पर गिर गया। उनकी आंखों में भी सदमे और दहशत का भाव दिखाई दिया। वो क्लाउड चेजिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो को नहीं पहचानते थे, लेकिन उन्होंने उनके बारे में सुना था। बादल और बिजली का पीछा करने, साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने की अभिव्यक्तियां दोनों इसी से आई थी। कहा जाता था कि क्लाउड चेजिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो अमर युग की एक खोई हुई प्रजाति थी। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और 10वें रैंक के मैजिकल बीस्ट के बीच भी इसे एक अधिपति माना जा सकता था। यह निश्चित रूप से एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में उन्होंने जिन ड्रैक्स को देखा था उसी स्तर पर था। राघव का दिल ठंडा पड़ गया। क्या यह हो सकता है कि उनकी बुरी किस्मत एक बार फिर से उभर आई हो? वे वास्तव में ऐसे भयानक अस्तित्व से टकरा गए थे। अन्य 10वें रैंक के मैजिकल बीस्ट के खिलाफ वे भागने में सक्षम होते, लेकिन क्लाउड चेजिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो के सामने भागना एक पूर्ण मजाक था। राघव ने कहा, खांसी सीनियर, ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। हाँ, ये सब एक गलतफहमी थी। क्लाउड चेजिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने कहा, ओ, तुम मेरे बच्चों को चुराना चाहते थे, लेकिन यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। तो मैं सुनना चाहता हूं कि गलतफहमी क्या है। उसने उन दोनों को देखा। उसका छोटा मुंह खुला और उसने मानवीय शब्द बोले। राघव अपनी मूर्खता पर विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने सोचा था कि यह छोटा पक्षी एक तोते जैसा था और केवल बोलना जानता था। उन्होंने वास्तव में फल का उपयोग करके उसे रिश्वत देने की कोशिश की थी। राघव विश्वास नहीं कर सकते थे कि वह इस हद तक मूर्ख थे। राघव ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सच में हम आपके बच्चों को चुराने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ चिंतित थे कि वे हवा में खुले रहने से ठंडे हो जाएंगे, इसलिए हम उन्हें हवा और तूफान से आश्रय वाली जगह पर ले जाने की सोच रहे थे। हाँ, यही हो रहा था। सीमा का सिर खाली था। क्लाउड चेजिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो कितना भयानक था, यह उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। राघव को ऐसी बकवास करते सुनकर वो घबरा गई, लेकिन वो कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। क्लाउड चेजिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने कोल्डली कहा, सच्चे ड्रैगन रक्त का धारक वास्तव में इतना बेशर्म है
तुमने वास्तव में ड्रैगन रेस का चेहरा खराब कर दिया है। अगर ड्रैगन रेस को इसके बारे में पता चला तो वे निश्चित रूप से तुम्हें मार डालेंगे। राघव का दिल तेजी से धड़का। इस क्लाउड चेजिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने एक पल में उसके ड्रैगन रक्त को भांप लिया था। यह कितना भयानक था। क्लाउड चेजिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने राघव को नजरअंदाज किया और सीमा की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सीमा ने जवाब दिया, सीनियर, मेरा नाम सीमा है। इस पौराणिक हस्ती के सामने वो बेहद असहज थी। कहा जाता था कि क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो प्राचीन काल में लुप्त हो गया था। आजकल इसे देखना लगभग असंभव था। अगर यह उन दोनों को मारना चाहता तो परिणाम में कोई संदेह नहीं होता। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से असहज थी। हालांकि राघव घबराया हुआ नहीं था। उसने सीमा का हाथ थाम रखा था, जिससे उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। शुरुआत से ही राघव क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो से थोड़ी सी भी हत्या की मंशा महसूस नहीं कर पाया था। शायद ये उसकी नसों में बहने वाले सच्चे ड्रैगन के रक्त के बारे में चिंतित था। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो जैसी अमर युग की लुप्त हो चुकी प्रजाति की अपनी विरासत होती है और उसकी बुद्धिमत्ता कम नहीं होती। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने कहा, तुम एक बुरे इंसान नहीं हो। मैं अपने बच्चों में से एक तुम्हें दे सकती हूं। क्या? राघव और सीमा दोनों चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने दोहराया, हाँ, मैं अपने बच्चों में से एक तुम्हें दे सकती हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी। सीमा अभी भी अविश्वास में थी। सीनियर, मैं कौन सी मां बस अपने बच्चों को ऐसे ही दे देती है? इसके पीछे मेरा अपना कारण है। फिलहाल मेरे पास दोनों को पालने की क्षमता नहीं है। 300 साल पहले मैं एक भयंकर लड़ाई से गुजरी थी। बच्चों के पिता युद्ध में मारे गए और मुझे भी गंभीर चोटें आई। मैं यहां भाग कर आई और उन्हें जन्म दिया। हालांकि इस दौरान मेरी चोट धीरे धीरे ठीक हो गई। मुझे उन्हें सेने के लिए अपना मूल रक्त भी खिलाना पड़ता है। अब मैं फंस गई हूं। जब तक मैं अपनी जान नहीं देती, मेरे पास सिर्फ एक बच्चे के लिए पर्याप्त मूल रक्त है। अगर मैं बहुत दूर जाती हूं तो मैं मर जाऊंगी और आसपास के जानवर तुरंत मेरे बच्चों को निगल जाएंगे। मैं मर नहीं सकती, लेकिन मेरा सिर्फ एक बच्चा ही जीवित रह सकता है। एक मां के तौर पर मैं कभी यह चुनाव नहीं कर पाई। अब मैं अपनी सीमा तक पहुंच गई हूं। अगर मैंने अभी भी फैसला नहीं लिया तो वे दोनों मर जाएंगे। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने 2 विशाल अंडों को देखा। उसकी आवाज शांत थी और उसमें उदासी झलक रही थी। एक मां के लिए अपने बच्चों में से एक को छोड़ना, चाहे वो इंसान हो या जादुई जानवर, यह हमेशा एक दर्दनाक चुनाव होता है। सीमा के आंसू बह निकले। उसने क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो के साथ एक स्वाभाविक तालमेल महसूस किया और उसके दुख और दर्द को समझा। सीमा ने कहा, सीनियर, मैं यही रुक सकती हूं और उन्हें सेने में मदद के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकती हूं। मेरे पास ऐसे गुप्त कलाएं हैं जो सिर्फ एक जानवर प्रशिक्षक ही जानता है, जो उन्हें तेजी से निकलने में मदद कर सकती है। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने सीमा को देखा। तुम एक अच्छी बच्ची हो। तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद। शायद ये इस दुनिया द्वारा पूर्व निर्धारित भाग्य है। जैसे ही मैं एक बच्चे को छोड़ने की तैयारी कर रही थी, तुम आ गई। या शायद ये पूर्वजों का मार्गदर्शन है। हालांकि उन दोनों का मेरे पास रहना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो, और एक को तुम्हें देना भी जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। स्वर्गीय दाओस हमेशा अस्पष्ट होते हैं, जिससे भविष्य अज्ञात रहता है। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरे बच्चे के साथ दयालुता से पेश आओगी। तो आओ, एक चुन लो। अब उनका भाग्य अलग हो जाएगा, और ये अच्छी बात है या बुरी, ये स्वर्ग की इच्छा पर निर्भर करेगा। चुनो। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने सीमा को खुद चुनने के लिए कहा, लेकिन सीमा अब एक कठिन स्थिति में थी। वह एक मां के बच्चे को उसके सामने से कैसे ले जा सकती थी? राघव। सीमा ने राघव की ओर देखा। राघव ने आह भरी, नादान लड़की, इसमें इतना मुश्किल क्या है? यहां तक कि सीनियर ने भी कहा है कि यह भाग्य है। अगर हम नहीं आते तो उनमें से एक मर ही जाता। तुम हमारी सीनियर की मदद कर रही हो और तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारी प्रतिभा और क्षमताओं के साथ जो भी तुम्हारे पास रहेगा वो असीम रूप से विकसित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे दयालु स्वभाव को देखते हुए तुम निश्चित रूप से इसे अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानोगी। यही कारण है कि सीनियर अपना बच्चा तुम्हें देने को तैयार है। निश्चित रूप से इन सिद्धांतों को सभी पक्ष समझते थे, लेकिन जब चुनाव उसे दिया गया तो वह फैसला नहीं कर पाई। सीमा ने क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो से लेकर राघव तक देखा। दोनों उसे प्रोत्साहित करने वाली आंखों से देख रहे थे। सीमा ने अपना दृढ़ संकल्प बनाया, मैं उन्हें फैसला करने दूंगी। देखते हैं कि उनमें से कौन मेरे साथ जाना चाहता है। सीमा ने अपने माथे को छुआ और 2 रून्स धीरे धीरे बाहर निकले। वे दोनों विशाल अंडों पर गिरे। यह सीमा की आध्यात्मिक मुहर थी। जब वे अंडों पर गिरे तो एक रून जल्दी से थोड़ा चमका। सीमा मुस्कुराई। इस अंडे ने उसकी आत्मा के साथ थोड़ा तालमेल बना लिया था। जहां तक दूसरे अंडे का सवाल था, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने कहा, जैसा कि उम्मीद थी, यह वास्तव में स्वर्ग की इच्छा थी। यही वह था जिसे मैं छोड़ने वाली थी। शायद इसे लगता है कि मैं बहुत क्रूर थी। उसकी आवाज दुख से भरी थी, जिससे सीमा को बुरा लगा। वो नहीं जानती थी कि क्या कहना है। अचानक क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो आसमान में उड़ गया और बादलों के बीच तुरंत गायब हो गया। फिर बहुरंगी रोशनी खुली और आसमान में एक विशाल आकृति दिखाई दी। एक भयानक दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया था। उसका पूरा शरीर बहुरंगी पंखों से ढका हुआ था जो सूरज की रोशनी में तेज चमक रहे थे। उसके पंखों के फड़फड़ाने से अंतरिक्ष चूर-चूर हो रहा था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी उसके अस्तित्व को सहन नहीं कर सकते। राघव और सीमा दोनों ने सदमे में उसे देखा। यह आभा बिल्कुल भयानक थी। उम्मीद के मुताबिक क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो का नाम कूब हकदार था। उसका पूरा शरीर चमकने लगा और फिर उसके माथे से खून की एक बूंद धीरे धीरे गिरी। उस खून की बूंद में अनगिनत टिमटिमाते रून्स थे। उसमें से तेज रोशनी आ रही थी और उसके भीतर एक जलती हुई दिव्य लौ भी थी। खून की बूंद सीमा द्वारा चुने गए अंडे पर गिरी। अंडे पर रून्स जल उठे और खून तेजी से अवशोषित हो गया। अंत में खून गायब हो गया और ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो की आभा अब थोड़ी कम हो गई थी। वह घोंसले में वापस लौट आया और फिर से सिकुड़ गया। एक मां के तौर पर यह आखिरी चीज है जो मैं अपने बच्चे के लिए कर सकती हूं। उसने अंडे को देखा। खून की वह बूंद क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो का इनहेरिटेंस एसेंस ब्लड थी। एक बार जब यह निकलेगा तो उसकी शक्ति बढ़ने के साथ ही उसकी जन्मजात क्षमताएं अपने आप जागृत हो जाएंगी। लेकिन इस इनहेरिटेंस एसेंस ब्लड को बाहर निकालना बेहद थका देने वाला था। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो पहले से ज्यादा धूमिल और कमजोर दिख रहा था। सच कहूं तो मेरे बच्चे को ले जाना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं कि एक आशीर्वाद हो। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो प्रजाति को एक्सयूएन बीस्ट प्रजातियों के गद्दार के रूप में देखा जाता है। एक्सयूएन बीस्ट हमारा शिकार करते हैं और इसलिए यह भविष्य में तुम्हारे लिए एक आपदा ला सकता है। अपना ख्याल रखना, क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने कहा। एक्सयूएन बीस्ट्स प्राचीन प्रजातियों के पूर्वज। राघव हैरान था। क्या एक्सयूएन बीस्ट्स अभी भी मौजूद हैं? सही है, हजारों एक्सयूएन बीस्ट प्रजातियां हैं और क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो प्रजाति उनमें से एक है। बस इतना ही, गैर कोई बात नहीं। यह रहस्य तुम्हारे लिए जानने के लिए उपयुक्त नहीं है। किसी भी मामले में मैंने अपना बच्चा तुम्हें सौंप दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने यह आखिरी वाक्य कई बार कहा था, लेकिन एक मां के तौर पर यही उसका अनुरोध था। राघव ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। चिंता मत करो सीनियर, जब तक मैं राघव जीवित हूं कोई भी मेरे साथियों को धमका नहीं सकता। हां, यह वो अंदाज है जो सच्चे ड्रैगन के वंशज में होना चाहिए, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जैसे जैसे तुम्हारा खेती का आधार बढ़ेगा, तुम्हारे शिकार होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
और क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो की वजह से नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि सच्चे ड्रैगन का रक्त कुछ ऐसा है जो अनगिनत लोगों में लालच पैदा कर सकता है। ठीक है, अभी मैंने अपनी आभा जारी की थी। सुरक्षित रहने के लिए मुझे जगह बदलनी होगी। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। तुम्हें भी जल्दी से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। शुभकामनाएं। मेरे ज्यादा बोलने के लिए मुझसे नफरत मत करना, लेकिन कृपया मेरे बच्चे का ख्याल रखना। धन्यवाद। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने अपना मुंह खोला और वो एक विशाल अंडा तेजी से सिकुड़ गया और उसके मुंह में चला गया। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वो पूरी तरह से गायब हो गया। ये बताना भी असंभव था कि वो किस दिशा में उड़ा था। राघव ने कहा, जल्दी करो, इसे अपने आध्यात्मिक स्थान में रखो। ये जगह सुरक्षित नहीं है। सीमा ने सिर हिलाया। इस बार अंडा आसानी से उसके आध्यात्मिक स्थान में प्रवेश कर गया, लेकिन सीमा ने जरा भी खुशी नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने एक भारी बोझ महसूस किया। एक बार जब उन्होंने अंडा रख दिया तो वे दोनों तेजी से घोंसले से निकल गए, लेकिन राघव ने अभी भी सीमा के लिए उसके आध्यात्मिक स्थानों को भरने के लिए और 9th रैंक मैजिकल बीस्ट्स की तलाश जारी रखने का फैसला किया। अगले दिन जैसे ही वे दोनों एक आजरी पालतू जानवर की तलाश कर रहे थे, राघव का चेहरा अचानक बदल गया। उसने सीमा को फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड को बुलाने के लिए कहा। उन्होंने फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड को उन्हें अपने पेट में निगलने दिया और फिर उसे धीरे धीरे क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो के घोंसले के पास जाने दिया। उसकी आंखों के माध्यम से सीमा बाहर हो रही हर चीज को देख सकती थी और राघव को बता सकती थी। इस समय उन्होंने दो विशाल आकृतियों को आसमान में तेजी से जाते देखा। उनकी गति बिल्कुल चौंकाने वाली थी। जहां भी वे दो आकृतियां गई, उनके दबाव के कारण सभी जादुई जानवर जमीन पर गतिहीन घुटने टेकने लगे। फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड भी घुटने टेक कर उन्हें देखने लगा। राघव हैरान था। 10th रैंक मैजिकल बीस्ट्स या XUN बीस्ट्स, क्या वे क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो के दुश्मन हैं? विशाल जानवरों में से एक पंखों वाला एक बाघ था, जबकि दूसरा 2 सिर वाला एक अजगर था। वे घोंसले के सामने पहुंचे और वास्तव में मानव रूप में बदल गए। एक ने अपने पंख बरकरार रखे, जबकि दूसरे के अभी भी 2 सिर थे, जो बेहद अजीब लग रहे थे। पंखों वाले व्यक्ति ने घोंसले को देखा, हवा को सूंघा और कहा, क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो की आभा निश्चित रूप से है। यह लगभग 1 दिन से गायब है और यहाँ इंसानी जाति की आभा भी है। सीमा और राघव दोनों चौंक गए। इसने वास्तव में इंसानों को सूंघा। फिर उसने चारों ओर देखा, अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस किया। इससे पहले कि एक निश्चित दिशा में इशारा किया। ये उस तरफ गया है, हम पीछा कर रहे हैं। वे दोनों वापस हवा में उड़ गए और अपने विशाल रूपों में लौट आए। वे बस निकलने ही वाले थे, तभी पंखों वाले बाघ ने अचानक अंधेरे में छिपे फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड को पीछे मुड़कर देखा। राघव और सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। पंखों वाले बाघ ने फैंटम स्टॉर्म लेपर्ड की तरफ एक पंजा बढ़ाया, जिससे राघव का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। 2 इंसान साधक। विशाल पंजा राघव और सीमा की ओर तेजी से टूट रहा था। उन दोनों को पता था कि उन्हें देख लिया गया है और राघव बस ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मों को बुलाकर भागने ही वाला था। 2 सिर वाले अजगर ने ठंडी दहाड़ लगाई, 2 चींटियों के कारण समय बर्बाद मत करो। देशद्रोही का पीछा करना अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी खाल से प्रकाश की एक ज्वाला निकली और वो गायब हो गया। पंख वाला बाघ 2 सिर वाले अजगर से बहुत डरा हुआ लग रहा था और वह भी तुरंत गायब होकर उसके पीछे चला गया। राघव और सीमा दोनों ने राहत की सांस ली। राघव ने जोर से थूकते हुए कहा, कितना रोमांचक। बेशक ये रोमांचक था, इतना रोमांचक कि ऐसा लगा जैसे वे मर ही जाएंगे। अभी राघव का दिल लगभग उसके गले तक आ गया था। अभी अभी जो हुआ उसके बारे में सोचते ही उसे बार बार डर का एहसास हो रहा था। चलो चले, हम यहां एक पल भी और नहीं रुक रहे हैं। राघव ने सीमा को खींच लिया। उन्होंने अब देर से 9वें रैंक के मैजिकल बीस्ट को प्राप्त करने की कोशिश करने की परवाह नहीं की। उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक मध्य 9वें रैंक का मैजिकल बीस्ट चुना और सीधे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट वापस चले गए।
उनकी वापसी की यात्रा बहुत तेज थी। सीमा ने एक देर से 9वें रैंक का उड़ने वाला मैजिकल बीस्ट प्राप्त कर लिया था और उन्हें लौटने में केवल एक दिन लगा। जब वे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट लौटे तो सीमा और राघव ने एक दूसरे को देखा। उनकी तनावग्रस्त नसें आखिरकार शांत हुई। इस बार वे वास्तव में डर के मारे बेहाल हो गए थे। वो बहुत खतरनाक था। वे अभी द्वार पर ही पहुंचे थे कि एक एल्डर उनके बैज का निरीक्षण करने आया। ये एक सख्त नियम था जिसका कोई अपवाद नहीं था। भले ही वे राघव को पहचानते थे, फिर भी उन्हें जांच करनी थी। लेकिन राघव ने अभी तक अपना बैज सौंपा भी नहीं था कि हवा में गड़गड़ाहट भर गई। एक विशाल उड़ने वाली नाव सीधे द्वार तक उड़कर आई। एल्डर की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने ठंडे स्वर में पूछा, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में घुसने की हिम्मत किसकी हुई? एल्डर ने कसकर एक जेड ताबीज पकड़ रखा था। वो एक कलर्ड ताबीज था। जैसे ही इसे कुचला जाता, पूरा एक्सुएंशन दाओ सेक्ट हाई अलर्ट की स्थिति में आ जाता। सभी महान संरचनाएं सक्रिय हो जाती। राघव और सीमा चौंक गए। उन्होंने चुपचाप हवा में तैरती उस विशाल नाव को देखा। क्या हो रहा था? अगर वे दुश्मन होते तो वे बस रुकते नहीं और अंदर घुस जाते, लेकिन अगर वे मेहमान होते तो उड़ने वाली नाव सीधे एक प्रतिबंधित क्षेत्र में क्यों प्रवेश करती? यह स्पष्ट रूप से एक उकसावा था। उड़ने वाली नाव खुली और एक लंबी सीढ़ी नीचे उतरी। एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे बाहर निकला। दर्जनों युवा शिष्य उसके पीछे पीछे आए। पुरुष और महिलाएं थी और वे सभी फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ थे। हालांकि उनकी आभा स्पष्ट रूप से दिखाती थी कि वे शुरुआती फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में थे। उन्होंने बैंगनी वस्त्र पहने थे और उनके कॉलर और आस्तीन सभी में सुनहरे धागों की कढ़ाई की गई थी। वे सुनहरे धागे विशेष डिजाइन बनाते थे जो रून्स होने चाहिए। सुनहरे धागों ने उनकी छाती पर एक बड़ा अमर चरित्र भी बनाया था, मैजिक। प्रत्येक शिष्य के हाथ में एक छड़ी थी। हर छड़ी के सिर में अनगिनत अंगूठे के आकार के क्रिस्टल जड़े हुए थे। राघव और सीमा दोनों हैरान थे। वे क्रिस्टल मैजिकल बीस्ट के कोर थे जिन्हें कुछ स्थानिक कला का उपयोग करके संपीड़ित किया गया था। इन शिष्यों की वास्तविक आभा कमजोर थी, फिर भी वे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन होते हुए प्रतीत होते थे। हालांकि ये अन्य सेलेस्टियल्स के स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन होने के तरीके से स्पष्ट रूप से अलग था। अन्य सेलेस्टियल्स के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन होना एक प्रकार का क्षेत्र और अवस्था थी, लेकिन ये लोग स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक होते हुए प्रतीत होते थे। ऐसा लगता था जैसे वे यहाँ की प्राकृतिक ऊर्जा के साथ अपनी मर्जी से जुड़ सकते हैं। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के एल्डर्स ने उनके वस्त्रों से इन लोगों के मूल को पहचान लिया। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सेंट्रल प्लेन्स के 3 महान स्वर्गीय संप्रदाय थे, हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट, साथ ही वह संप्रदाय जिससे ये लोग आए थे, हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट। अधेड़ उम्र के आदमी ने उपहास के साथ सिर हिलाते हुए कहा, आपके कीमती मेहमान आ गए हैं, तो आप बस खड़े क्यों हैं? एक्सुएंशन दाओ सेक्ट वास्तव में पीढ़ी दर पीढ़ी गिरता जा रहा है। उसकी आवाज हवा में गड़गड़ा उठी, आसपास के पहाड़ों को हिला दिया। यह पूरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में गूंज उठी। राघव, उसे अपनी बातों से हराओ, उसे पीट पीट कर काला नीला कर दो। राघव अभी भी इस अधेड़ उम्र के आदमी की खेती के आधार से चौंक रहा था जब एल्डर मास्टर की आवाज उसके सिर में गूंजी। ये सुनकर वो लगभग हंस पड़ा। ऐसा हुआ कि वह दूसरों को क्रोधित करने में माहिर था। वह एल्डर के बगल में चला गया, एक अद्वितीय युवा गुरु की तरह अभिनय कर रहा था। उसने अधेड़ उम्र के आदमी को कुछ बार ऊपर से नीचे देखा और कहा, कीमती मेहमान, कितने कीमती? प्रति पाउंड कितना सोना? मौत को दावत दे रहा है। ओए, तुम मैजिक मास्टर के सामने बोलने की योग्यता नहीं रखते, भाग जाओ। अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे शिष्यों में से एक तुरंत दहाड़ा, मूर्ख, तुम यहां भाग कर आए हो, दिखावा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन मेरे पास बोलने की योग्यता नहीं है। क्या तुम्हारे सिर में गोबर भर गया है? इसके अलावा मेहमानों को मेहमानों की तरह व्यवहार करना चाहिए। तुम ऐसा दिखावा क्यों कर रहे हो? मुझे खेद है,
लेकिन एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का छोटा मंदिर तुम्हारे जैसे बड़े दिखावा करने वालों को संभाल नहीं सकता। वापस जाओ जहां से तुम आए हो। राघव ने एक घृणित अभिव्यक्ति के साथ अपना हाथ लहराया, जैसे कि वो कुछ परेशान करने वाली मक्खियों को भगा रहा हो। यह देखते हुए कि एल्डर मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से उससे बात की थी, राघव कैसे नहीं समझ सकता था। पहले जब उसने सुना था कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के साथ नहीं बनता है, तो उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से वे निरंकुशता से व्यवहार कर रहे थे और उसमें एल्डर मास्टर का संदेश जोड़कर वह समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने इस तरह का नाटक कई बार होते देखा था। वह मूल रूप से इन लोगों को अप्रिय पाता था, क्योंकि आखिरकार वह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का सदस्य था। उसे संप्रदाय के सम्मान के लिए कुछ भावना थी। किसी को इतने खुले तौर पर संप्रदाय को उकसाते हुए देखकर वह स्वाभाविक रूप से चिढ़ गया था। लेकिन एल्डर मास्टर के समर्थन से वो पंखों वाले बाघ की तरह था। जूनियर, अपनी लहजे पर ध्यान दो। क्या एक्सुएंशन दाओ सेक्ट अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? अधेड़ उम्र के आदमी की अभिव्यक्ति डूब गई, लेकिन उसने अभी भी शांत रहने का नाटक किया। वो गुस्सा नहीं दिखा सकता था। यह उसकी स्थिति और व्यवहार के कारण था। अगर वह राघव पर गुस्सा करता तो वह अपनी स्थिति खो देता। आखिरकार वे दोनों स्थिति के मामले में स्वर्ग और पृथ्वी की तरह थे। उसकी आवाज अभी भी तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा कि इसे एक जादुई कला, मैजिकल आर्ट द्वारा समर्थित किया गया था और यह पूरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में गूंज उठी। वह जानबूझकर उच्च अधिकारियों को सचेत कर रहा था। राघव ने कहा, मेरा एक्सुएंशन दाओ सेक्ट अपने मेहमानों के प्रति विनम्र और सम्मानजनक है, लेकिन हमारी शिष्टाचार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। एक विनम्र सज्जन के लिए हम स्वाभाविक रूप से उन्हें विनम्रता से प्राप्त करेंगे। भयावह विचारों को आश्रय देने वाले दिखावा करने वालों के लिए संप्रदाय का आदर्श वाक्य है, दिखावा करने वालों को आदत तोड़ने के लिए पीटने की जरूरत है। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा काला पड़ गया। राघव का मुंह बहुत विषैला था। हालांकि वो लगातार खुद से कह रहा था कि यह सिर्फ एक जाल है और उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो खुद को रोक नहीं पाया। जहां तक उसके पीछे के शिष्यों की बात थी, उनकी आंखें सब हत्या के इरादे से जल रही थी। एक शिष्य ने दांत पीसते हुए कहा, ओए, अपना सौभाग्य मानो कि मैजिक मास्टर एक महान व्यक्ति है, अन्यथा तुम अब तक एक लाश होते। राघव ने तिरस्कार पूर्वक जवाब दिया, कौन डिंग मारना नहीं जानता? ओए, अपना सौभाग्य मानो कि एल्डर मास्टर एक महान व्यक्ति है, अन्यथा एक बार जब महान हत्या संरचना सक्रिय हो जाती तो तुम सब धूल में बदल जाते। राघव के कुछ ही शब्दों से इस जगह के प्रभारी एल्डर्स डर के मारे बेहाल हो गए थे। किसी ने बहुत पहले ही इसकी सूचना देने के लिए चला गया था, लेकिन उच्च अधिकारियों से अभी भी कोई हरकत नहीं हुई थी। वो शिष्य क्रोधित हो गया। राघव ने ठंडे स्वर में घोषणा की, तुम मुझे अपनी उंगली से इशारा मत करो। मेरा गुस्सा अच्छा नहीं है, इसलिए सावधान रहना कि मैं तुम्हें थप्पड़ न मार दूं। वो इससे नफरत करता था जब लोग उससे बात करते समय उसे इंगित करते थे। उन लोगों में स्पष्ट रूप से कोई परवरिश नहीं थी। विजेंद्र, तुम क्या करने की सोच रहे हो? अधेड़ उम्र का आदमी आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी उग्र दहाड़ ने 9 आसमानों को हिला दिया और राघव ने महसूस किया कि उसके कान गूंज रहे थे। वो अब कुछ भी नहीं सुन सकता था। इससे राघव की अभिव्यक्ति बदल गई। जैसा कि अपेक्षित था, सीमा अब पीली पड़ गई थी। अपने हाथों से अपने कान ढक रही थी। उनसे धीरे धीरे खून बह रहा था। राघव क्रोधित हो गया। वह अभिशाप देने के लिए फटने ही वाला था कि सीमा ने उसे रोक दिया। उसकी चोट कुछ भी नहीं थी, जबकि यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक भयानक अस्तित्व था। वो उसकी चिंता कर रही थी। एल्डर मास्टर की आवाज आखिरकार गूंज उठी। उसकी आवाज न तो दबंग थी और न ही विनम्र। इसके बजाय वो शालीन और शांत लग रहा था। बिलाल, तुम्हारा गुस्सा हमेशा की तरह तेज है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एकांत में लोगों को परेशान करना असभ्य है? एल्डर मास्टर ने कहा, द्वार खोलो। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के कीमती मेहमानों को अंदर आमंत्रित करो। ये वाक्यांश
कीमती मेहमान सामान्य रूप से ज्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन राघव ने जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया था, उसके बाद अधेड़ उम्र के आदमी और उसके पीछे के शिष्यों को लगा कि इसका अर्थ विकृत हो गया है। अधेड़ उम्र के आदमी ने सूंघा। वह जानता था कि विजेंद्र संभवतः उसे बधाई देने के लिए द्वार पर नहीं आएगा। वह अपने लोगों को अंदर ले गया और प्रभारी एल्डर्स जल्दबाजी में उनके रास्ते से हट गए। ओए, बस इंतजार करो। राघव और सीमा भी रास्ते से हट गए, जिससे हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के लोगों को गुजरने दिया गया। अधेड़ उम्र के आदमी ने राघव को नहीं देखा, लेकिन युवा शिष्य जिसने उससे बात की थी, उसने देखा। उसने अहंकार पूर्वक राघव की नाक की ओर इशारा किया। तुम्हारी मां की तुम सीखते नहीं हो, है ना? राघव ने तुरंत उस व्यक्ति के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। जाहिर है इस व्यक्ति ने कभी कल्पना नहीं की थी कि राघव यहां उसे मारने की हिम्मत करेगा। वो पूरी तरह से लापरवाह था, और इसके अलावा भले ही वह इसकी उम्मीद कर रहा होता, इतनी कम दूरी पर चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था। शिष्य ने एक दयनीय चीख निकाली क्योंकि उसे हवा में फेंक दिया गया था। उसका पूरा चेहरा अंदर धंस गया था, और ये उसके सिर के फटने से बस थोड़ा ही दूर था। कितना कमजोर! राघव हैरान था। उसने इस हमले में इतनी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसने लगभग इस शिष्य को थप्पड़ मारकर मार ही डाला था। उसे अचानक याद आया कि हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्य सभी जादुई कलाओं में विशेषज्ञ थे, जिससे उनके भौतिक शरीर औसत से कमजोर हो जाते थे। इस थप्पड़ ने साबित कर दिया कि उनके शरीर कितने कमजोर थे। बदमाश, तुम हम पर हमला करने की हिम्मत करते हो, मर जाओ। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्य तुरंत क्रोध में फट पड़े। उन सभी ने अपनी छड़ियां लहराई, और राघव ने महसूस किया कि दर्जनों भयानक आभाएं उस पर ताला लगा रही थी।